बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, अपनी इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स फॉर एमडी कैट। तो एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए हम एक चैप्टर पहले से अपलोड कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री भी कहते हैं। और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ये अपलोड जो करने जा रहे हैं, इसकी पूरी वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा तमाम मामला को देखेंगे। यह है अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली है क्या? तो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स के मतलब क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with three things. केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग तीन बातों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन। mechanism, root of the reaction, and the third one is factors affecting the rate of reaction. तो इन तीन बातों को केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस किया जाता है, और इन्हीं तीन बातों पे हमारे इस चैप्टर की एक एक बात आ जाती है, कवर हो जाती है, और एमडी कैट की तमाम बातें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि ये तीन बातें एक्चुअली काइनेटिक्स को कवर कर रही होती हैं ओवरऑल। तो स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या, क्योंकि काइनेटिक्स में सबसे पहला जुमला जो हम पढ़ते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन का पढ़ते हैं। तो हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली ये रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। तो इफ यू टॉक अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, तो कीप इट इन योर माइंड कि द रेट ऑफ रिएक्शन is actually the velocity of the reaction. Why? द वर्ड रेट, ये जो लफ्ज रेट है, इसको केमिस्ट्री में स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए पढ़ा जा सकता है। वी कैन यूज दिस वर्ड रेट एज द स्पीड, और वी कैन यूज इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. So the rate of reaction can also be termed as the velocity of the reaction, or we can say the speed of the reaction. लेकिन इनिशियली बेसिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हर एक की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन अलग होती है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को पहले हम डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज इन जनरल द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो आप ये देखें कि हर गुजरते वक्त के साथ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, उनमें जो भी तब्दीली वाक़ होगी, द चेंज विच विल अकर in the concentration of either of reactant or the product, it will be termed as rate of reaction. The mathematical expression for the rate of reaction is the ratio of the concentration and the time. So with respect to this mathematical expression, the unit for the rate of reaction is moles per decimeter cube पर सेकेंड। वाई? देखिए भाई, इसकी दो कंडीशंस।
वैसे तो जो सबसे कॉमन यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का वो तो यही है, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, बट यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन के जो कंसंट्रेशंस हैं उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी पढ़ें। लेकिन अगर हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो गैशियस मिक्सचर है, तो गैशियस मिक्सचर में कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा जाता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर इट कुड बी कंसीडर्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप इसको फिल वक्त ऐसे कह लें कि या तो मोलर कंसंट्रेशन की सूरत में पढ़ा जाएगा या फिर पार्शियल प्रेशर की सूरत में पढ़ा जाएगा। सो इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ द गैस, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उनको गैसेस की सूरत में हम अगर नहीं पढ़ रहे तो ये जो आप कह लें कि यूनिट है कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट हो जाता है मोल्स पर डीएम क्यूब और टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड्स। इसको आप लोग मिनट्स और आवर्स में भी पढ़ सकते हैं। तो एक यूनिट आपके पास ये बन जाता है मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, और एक कंडीशन ये हो जाती है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है उसको हम लोग इस सूरत में पढ़ें कि कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा जाए तो पार्शियल प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं, तो एटीएम पर सेकेंड, तो ये इस तरीके से एटीएम पर सेकेंड की सूरत में लिखा जाएगा। तो ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास। इनमें से सबसे कॉमन यूनिट जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड है, यानी कि हम लोग मोलर कंसंट्रेशन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिएक्शन मिक्सचर को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब ये जो बात चली रेट ऑफ रिएक्शन की, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन एक्सपेरिमेंटली भी हो सकता है, थ्योरेटिकली भी हो सकता है। इस वक्त ये जो एक्सप्रेशन है कि डेल्टा कंसंट्रेशन with respect to the change in time, this expression it is with respect to the experimental discussion कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भी कंसंट्रेशन में वक्त गुजरने पर चेंज आया उसमें हम कंसंट्रेशंस को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे मेजर करें, और इस तरीके से हमारे पास एक कर्व आ गया। अब इस कर्व में गुजरते वक्त के साथ अगर आप कंसंट्रेशन पढ़ते हैं तो फॉर ऑब्वियस हमारे पास ही हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन होता है। एक्सपेरिमेंटल से मुराद कि जब आप लैब में परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, तब इस एक्सप्रेशन को, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। अब देखिए भाई, मैंने इस वक्त ग्राफ में एक कर्व बनाया जिसमें ऑब्जर्व ये किया जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, कमी। कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, कमी। इस होने वाली कमी को हम फॉर ऑब्वियस कंसीडर कर सकते हैं कि यार ये जो ग्राफ है ना, ये जिसमें कंसंट्रेशन में कमी ऑब्जर्व की जा रही है, ये है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, सही। और इसी ग्राफ पे अगर मैं एक और कर्व बनाऊं जो कुछ इस तरीके से आ जाए, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वक्त गुजरने पर
कंसंट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है, तो हमने लिखा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को दो सिनेरियोस में पढ़ा जा सकता है। पहला सिनेरियो विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एंड द सेकंड सिनेरियो इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की दो टाइप्स बन जाती है। कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं? वो पहली टाइप होती है रेट ऑफ कंजप्शन, जिसको हम लोग रेट ऑफ डिसअपेरेंस भी कहते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन या फिर इसको रेट ऑफ डिसअपेरेंस भी कहा जाता है। और दूसरा नाम क्या बनता है? दूसरा नाम बनता है रेट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम लोग चाहें तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी कह सकते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन, जिसका दूसरा नाम रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, और दूसरी कैटेगरी रेट ऑफ फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम रेट ऑफ अपेरेंस है। अगर रेट ऑफ कंजप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे स्पेसिफिक होके देखें तो डेफिनेशन बनती है कि द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात की जाए तो उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास दो डिफरेंट डेफिनेशंस बनती हैं। इन दोनों डिफरेंट डेफिनेशंस के लिए पेपर में एक सवाल आता है, वो भी कुछ देर बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके लिए फिर फर्दर कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। एक रिप्रेजेंटेशन है वो मालूम होनी चाहिए, जो अभी से कुछ देर बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो ये बात होगी। अब देखें, रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स बनती है। रेट ऑफ रिएक्शन का आप रेट ऑफ कंजप्शन की रिस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं, और किस रिस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं, और किस रिस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं। तो एक हमारे पास रिस्पेक्ट बनती है जिसको हम लोग नाम देते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। अगर आपके पास एक ग्राफ मौजूद है और उस ग्राफ में दो खास टाइम के पॉइंट्स आपको बताए जाएं और कहा जाए कि भाई इस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन कितना रहा, तो उसको नाम दिया जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। मिसाल के तौर पे एक ग्राफ अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं और इस ग्राफ में एक इस तरीके से कर्व आ गया, और ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया 0। ये 5th 10th 15th 20th 25th और 30th मिनट ये हो गया, और ये मोलैरिटी हो गई 1 2 3 4 5 6। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हमने डिस्कस करी, और टाइम को इस वक्त हमने पढ़ा मिनट्स में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 10th एंड द 25th ऑफ द मिनट, तो
आप क्या करेंगे कि 25th ऑफ द मिनट पे आप ये देखेंगे कि भाई कंसंट्रेशन एक्चुअली है कितनी, और 10th मिनट पे आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन एक्चुअली है कितनी। मिसाल के तौर पे ये दो पॉइंट्स है, तो एक 1 से थोड़ा सा ज्यादा है और एक 3 और 4 के दरम्यान, 4 से थोड़ा सा कम है। तो आपके पास दो कंसंट्रेशन आ गई। कंसंट्रेशन चूंकि वाई एक्सिस पे, तो मैंने लिख दिया y2 माइनस y1, और टाइम चूंकि एक्स एक्सिस पे, तो मैंने लिख दिया x2 माइनस x1। तो इन शॉर्ट ये बन गया चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इस रेट ऑफ रिएक्शन को नाम दिया जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग लेबोरेटरिकल मेथड में जब भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, वो एक्चुअली एवरेज रेट होता है। ठीक है, वो एक्चुअली एवरेज रेट होता है। हम लोग एवरेज रेट को ऐसे सिंपली में रेट ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। इसी तरीके से एक और डिस्कशन क्या होता है, एक डिस्कशन ये होता है कि मैं यहां पे लिखूं हेडिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट। हम आपसे कह दें कि भाई एक खास टाइम आपको बता दें कि आपने सिर्फ उस खास टाइम पे बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो इसको नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। कब ये नाम दिया जाएगा कि जब आपको एक स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे बताना हो कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। जैसे कि अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो ये ग्राफ आपके पास आया, वाई एक्सिस पे हो गई कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, और यहाँ पे एक कर्व है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे ये 0, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th और 30th मिनट है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कंसंट्रेशन। मैं कहूं कि भाई स्पेसिफिक होके बताओ कि व्हाट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन एट द 15th मिनट ऑफ द होल प्रोसेस, तो आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे कि यार ये 15वां मिनट तो ये रहा, और इस 15वें मिनट पे आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी। और फिर हमारे पास आ जाएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंसंट्रेशन बनती है 2.9, फॉर एग्जांपल 2.9, और टाइम आपके पास है 15। तो इस वक्त जो टाइम होगा 15, यानी कि 3.9 डिवाइडेड बाय 15th of the minute, this ratio will be considered as the instantaneous rate, क्योंकि दिस रेट इज ऑन सम स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ द रिएक्शन प्रोसेस। अब ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड
देखें तो फॉर द सेक ऑफ केमिस्ट, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी, हम लोग तमाम बातों को आइदर इट इज velocity of reaction, either it is instantaneous rate of reaction, whether it is average rate of reaction or rate of reaction or rate of consumption or rate of formation, they all are considered as same. समझे बात को? इन तमाम को हम लोग सेम कंसीडर करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यानी कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, आपको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, आपको सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है, रेट ऑफ कंजप्शन पढ़ना है। तो उनके लिए अलग अलग बातें नहीं होंगी, एक ही कोई रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल नहीं की जाती। तो इसका मतलब यह है कि जो dx/dt लिखा कि dx/dt वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के लिए भी है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए भी है, ये रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, एवरेज रेट सबके लिए है। तो अब चलते हैं उस बात पे जो मैंने थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन है, इससे रिलेटेड पास्ट पेपर में एक सवाल आया। वो सवाल जिस टॉपिक से कनेक्टेड है, एमडी कैट का वो सवाल, उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस। सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, मिसाल के तौर पे मैंने dx/dt से पहले अगर पॉजिटिव साइन मेंशन किया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या? इट इंडिकेट्स कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। दूसरा -dx/dt, ये बताता है अबाउट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो प्रीवियस ईयर्स में, जैसे कि 2015 में, 2016 में, शायद इससे पहले भी एक दो बार हुआ हो कि सवाल आया प्लस dx/dt रिप्रेजेंट्स। अब आपने ऑप्शंस में से देखना है कि प्लस dx/dt भाई किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, होपफुली यहां तक बातें क्लियर हो रही होंगी। सही। अब देखें, रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन भी आता है जिसमें एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हम लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant, या फिर आप कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो भाई ये हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल ये जो रेट
ऑफ रिएक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही यह है कि एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन सिर्फ उसी कंडीशन में पड़ी जाएगी कि जब इसका यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब में हो। अगर ये मोल्स पर किलोग्राम में हो या ग्राम्स पर लीटर में या ग्राम्स पर किलोग्राम में हो तो यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, पहले उसको डिजायर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट लॉ में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो हमारे पास इक्वल्स टू आया और साथ ही एक कांस्टेंट आया जो हम के से लिखते हैं और ये हो गया रेट इज इक्वल्स टू के into the concentration of the reactant. This is considered as, this expression is considered as rate expression or velocity expression. रेट एक्सप्रेशन या फिर वेलोसिटी एक्सप्रेशन कह सकता हूँ। भाई ये तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन ये आसान सी बात भी आपसे पूछी जा सकती है। और कैसे पूछी जाएगी? ये इस तरीके से पूछी जाएगी कि मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे कह दिया जाएगा कि भाई ये एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूसिंग 2NH3। मैं कोई डेप्थ में नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में फिल वक्त नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि रेट एक्सप्रेशन बनाने को बोलेगा तो क्या करेंगे। तो भाई आपको एक इक्वेशन दी और आपसे कहे रेट एक्सप्रेशन बनाए तो आप देखें रिएक्टेंट कौन है, और रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पे लिखा रेट इज इक्वल्स टू के इंटू N2 H2 और इसकी पावर हो गई 3। दिस इज द रेट एक्सप्रेशन। अब ये एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन है या सूडो रेट एक्सप्रेशन है, उसकी डेप्थ में हम जा ही नहीं रहे, वो आगे चल के देख लेंगे कि क्या मामला होते हैं भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो बार बार के आ रहा है, इस के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। एंड के इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ rate of reaction with the concentration of the reactant. The most important thing in MDCAT with respect to the past years questions, तो हमें ये मालूम होता है कि जो रेट कांस्टेंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है MDCAT के लिए। MDCAT में आता है कि भाई रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये आगे चल के पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो। तो यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनिशियली अभी सिर्फ इतना बता दूं कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कि ये जो रेट एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से लिखी हुई, इसमें हम ये कहते हैं कि अगर कभी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए, जिसको हम लोग किताबों में लफ्ज देते हैं यूनिटी का, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप गौर करेंगे कि द रेट
will be equals to the K, and in this condition the K will be called as a specific rate constant. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पेपर में ये यानी कि एमडी कैट के एग्जाम में ये बात भी काफी दफा पूछी गई है कि भाई स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास जो रिएक्शन मौजूद है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 1 हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि the rate constant will be equals to the rate of reaction, and in such case the rate constant will be called as the specific rate constant। ठीक है जी। ये जो k है रेट कांस्टेंट, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? द वैल्यू ऑफ k do not depend on the concentration of reactant। The value of K do not depend on the concentration of the reactant। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप चाहे जितना भी बढ़ा दें, चाहे जितना भी कम कर दें, जो K की वैल्यू है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। The value of K remains constant at a specific temperature। टेम्परेचर को अगर आप स्पेसिफिक रखें तो के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। इससे मालूम ये चला कि द वैल्यू ऑफ के is only temperature dependent। The value of k is only temperature dependent। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो आप बकिया किसी भी चीज को, किसी भी कंडीशन ऑफ द रिएक्शन को आप चेंज कर दें, वैल्यू ऑफ के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बकिया तमाम कंडीशंस को कांस्टेंट रखें लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वैल्यू ऑफ के चेंज हो जाएगा। ये जो डिस्कशन है, ये जो डिस्कशन है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन the rate constant and the temperature was explained by Arrhenius equation।
ठीक है जी। और आर्हीनियस इक्वेशन क्या? आर्हीनियस इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू a dot small e exponent negative ea over rt. Here the k represents rate constant, a represent Arrhenius factor, small e represents exponential factor, ea represents activation energy, R represents universal gas constant, and T represents temperature. ठीक है जी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से समझें तो आपको एक बात का आइडिया हो जाएगा। वो आइडिया ये है कि एमडी कैट में इस एक्सप्रेशन से आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, समझने वाली बात है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो ये बात क्लियर होगी कि इस एक्सप्रेशन से कभी भी आपसे क्या नहीं पूछा जा सकता। ये आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इस एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल दे दे आपको कोई और कहे कि भाई इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे जो ई स्मॉल ई यहाँ पे मेंशन है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह रहे हैं, इसकी वैल्यू अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम भी नहीं होती। और दूसरी बात कि इस एक्सपोनेंशियल पे जब आप बातें अप्लाई करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी आर की और टेम्परेचर की, तो जाहिर सी बात है फिर वो डिस्कशन फिर विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो एक तो हमें हेल्प ये मिल जाती है कि हाँ भाई इसके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर हम 2015 लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंस, 2015 लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंस के पास पेपर की बात करें तो उसमें सवाल आया था कि व्हाट which of the following mathematical expression tells the relationship between Kc and Kp। और आप यकीन माने उस वक्त तक सिंध बोर्ड के स्टूडेंट को केसी और केपी के सिर्फ तीन रिलेशंस पता होते थे, केसी इक्वल्स टू केपी, केसी ग्रेटर देन केपी और केसी लेस देन केपी। किसी के शायद ही शाज़ो नादिर शायद कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये पता होगा कि जो तीनों रिलेशनशिप्स होते हैं ये बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बनता है जो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। तो पास्ट ईयर में 2015 में ये एमसीक्यूज आ चुका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू रिलेट the KC and KP। तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस में से आपको इस एक्सप्रेशन को मार्क करना था। तो उस रेफरेंस से देखें तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये भी आपसे इस तरीके से पूछी जा सकती है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन को टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेट कांस्टेंट। तो हम इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। अच्छा, हमें ये टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है उसमें एक और बात ये पता चलती है कि द के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर with respect to the nature of reaction।
नेचर ऑफ रिएक्शन पे बहुत बात मैटर करती है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में द वैल्यू ऑफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड इफ द reaction is in exothermic reaction, the value of K will be inversely proportional to the temperature। ठीक है जी। होपफुली ये पूरा एक समराइज विथ रिस्पेक्ट टू प्योरली एमडी कैट लेक्चर कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। इस वीडियो को हम, इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट दी केमिकल काइनेटिक्स। अल्लाह हाफिज़।